क्लियर कट। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए और बयानों के शोर में मुद्दे गायब न हो जाएं, इसीलिए एक खास शो आपको जरूर देखना चाहिए जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो वैसे तो हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। ये वर्तमान का परम सत्य है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन कुछ हादसे दर्द तो कुछ सबक दे जाते हैं। दिल्ली में एक ऐसा ही हादसा हुआ जिसने देश की सड़कों पर जान लेती रफ्तार पर फिर सवाल खड़े कर दिए। हादसा दिल्ली के धौला कुआं इलाके में हुआ। एक BMW कार ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के एक वरिष्ठ अधिकारी की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे अधिकारी की मौत हो गई। उनकी पत्नी गंभीर तौर पर घायल हो गई। हादसे में मृतक नवजोत सिंह वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग में डिप्टी सेक्रेटरी थे और चश्मदीदों ने बताया कि कार ने पीछे से मोटरसाइकिल को टक्कर मारी और पुलिस का यह कहना है कि नवजोत सिंह मोटरसाइकिल चला रहे थे और उनकी पत्नी पीछे बैठी हुई थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कार की रफ्तार 100 से 125 किलोमीटर के आसपास थी और हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद BMW कार भी सड़क पर पलट गई। वैसे हादसे के बाद BMW से टक्कर मारने वाला दंपति नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को अस्पताल ले गए। ये अच्छी बात है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन यहां सवाल यह उठ रहा है कि क्या नवजोत सिंह को बचाया जा सकता था। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि हादसे में मारे गए नवजोत सिंह की पत्नी संदीप कौर के बयान के आधार पर एक FIR दर्ज की गई और संदीप कौर का यह आरोप है कि BMW चला रही महिला, जिसने अपना नाम गगनप्रीत कौर बताया, हादसे के बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाने के बजाय 19 किलोमीटर दूर GTB नगर के एक छोटे से न्यू लाइफ अस्पताल में भर्ती कराने ले गई। FIR के मुताबिक संदीप कौर ने बार बार पास के अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। नवजोत को अस्पताल ले जाने वाले शख्स का भी यही कहना है कि उसे 19 किलोमीटर दूर अस्पताल ले जाने को कहा गया था और इसीलिए वो उनको वहां लेकर गया। एक बार सुनिए जरा। मैं धौला कुआं की साइड से आ रहा था तो मैंने देखा एक गाड़ी उल्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं इस करके मैंने हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी में कितने लोग थे आपके? 2 वो थे जिनके लगे थे और एक लेडीज़ थी जो आगे बैठी थी। अच्छा जी। तो फिर आपको क्या कहा गया कि कौन से हॉस्पिटल जाना है? ये न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। जो आपके साथ बैठी थी लेडी? जी। तो आपने अक्सर देखा होगा कि हादसे के बाद ऐसे एकाध लोग ही होते हैं जो पीड़ित को अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन गगनप्रीत कौर ने जब ऐसा किया तो क्या ये उनकी भलमनसाहत थी? पहली बात तो एक कि टक्कर के बाद BMW पलट गई। अगर कार नहीं पलटती तो गगनदीप कौर मदद के लिए रुकती या नहीं, ये अभी नहीं कहा जा सकता। दूसरी बात है कि जिस अस्पताल में नवजोत सिंह को ले जाया गया वो आरोपी गगनप्रीत कौर के पिता का अस्पताल है और शायद इसीलिए जब अस्पताल के डॉक्टरों से सवाल पूछा गया तो बगले झांकने लगे। ये नहीं पता था कि मरीज कहाँ से लाया जा रहा है। मुझे सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन आई है फोन पे, जिसमें मुझे ये पूछा गया कि आपके यहाँ क्रिटिकल केयर टीम और सब लोग हैं, अभी यहाँ सेवाएं उपलब्ध हैं। तो मैंने कहा आप मरीज ले आइए, हम इलाज करेंगे। मुझे ये नहीं पता था कि मरीज कहाँ से लाया जा रहा है। मैम, गगनप्रीत का किसकी रिलेशन है? तो नवजोत सिंह को जब तक अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उनका शरीर एक लाश बन चुका था। फिलहाल गगनप्रीत कौर को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक देश की सड़कें रफ्तार के कहर से लाल होती रहेंगी? कब तक और किसी और की गलती की वजह से या यूं कहें कि सनक की वजह से बेगुनाह लोगों की जान जाती रहेगी? सड़क हादसों की वजह बेकाबू रफ्तार ही नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा
कि बेतरतीब और रॉन्ग साइड गाड़ी दौड़ाने वालों की भी हमारे देश में कोई कमी नहीं है। देश की सड़कें कैसे इंसानी जानों को लील रही है, एक बार जरा आंकड़े आप देखेंगे तो सन्न रह जाएंगे। देश में हर साल 4,80,000 सड़क हादसे होते हैं, करीब 5 लाख, और इनमें करीब 1.25 लाख लोगों की मौत हो जाती है। अगर रोजाना की बात करें तो 1264 हादसे रोज होते हैं, एक एवरेज अगर आप लगाएंगे तो, और उसमें हर रोज करीब 450 लोगों की मौत हो जाती है। बड़ी बात यह है कि जान गंवाने वालों में ज्यादातर जो लोग होते हैं उनकी उम्र 25 से 35 वर्ष की होती है, यानी कि नौजवान होते हैं। यह सरकार का आंकड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट है जो ये बताती है कि साल 2023 में 1,72,000 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई और साल 2022 में 1,68,000 लोग मारे गए ऐसे रोड एक्सीडेंट। रिपोर्ट यह भी कहती है कि हादसों की सबसे बड़ी वजह तेज रफ्तार है। 2023 में कुल मौतों में से 68% से ज्यादा तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण हादसे हुए। और इन हादसों की वजह के बारे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या कहते हैं, एक बार सुनिए जरा उनको। हमारे देश में 4,80,000 एक्सीडेंट होते हैं और 1,88,000 मौतें होती हैं, और मरने वालों की संख्या 18 से 45 एज ग्रुप में 66% है। 10,000 बच्चे मरते हैं। तो अभी इतनी प्रॉब्लम है कि फोन पे बात करना गाड़ी चलाते हुए, रेड सिग्नल होगा तो नहीं रुकना, हेलमेट नहीं पहनना। तो सवाल यह है कि सरकार जब सब जानती है तो सड़क पर आतंक मचाने का लाइसेंस बांटने वालों पर सख्ती क्यों नहीं दिखाती। हमारे देश में हर साल करीब 1.25 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं और रिन्यू होते हैं। कई जगह तो बिना आरटीओ दफ्तर जाए बगैर भी लोग लाइसेंस हासिल कर लेते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को न तो सड़क पर चलने का तरीका मालूम है और न ही ट्रैफिक नियमों के बारे में कोई जानकारी होती। अब जरा पश्चिमी देशों में देखिए, यूरोप और अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना किसी बड़े एग्जाम देने की तरह है, बड़ा एग्जाम पास करने जैसा है। स्कैंडिनेवियन देशों में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में तो ये और भी मुश्किल है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते वक्त बहुत सारे दस्तावेज मांगे जाते हैं। सबसे पहले एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराना होता है, एक लंबा थियोरेटिकल टेस्ट होता है जिसमें ट्रैफिक नियमों और सिग्नल्स की हर बारीकी से बारीक जो चीजें होती है उसकी परीक्षा होती है, और इसके बाद ड्राइविंग का प्रैक्टिकल एग्जाम देना होता है जिसमें एक मामूली सी गलती पर भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। दोबारा तैयारी करके आना होता है आपको। और सिर्फ नॉर्वे का ही उदाहरण लीजिए अगर, तो एक वक्त ऐसा था कि नॉर्वे यूरोप के सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले देशों में गिना जाता था, और इसका बहुत बड़ा कारण इसका भूगोल भी। पहाड़ी रास्ते, खाई, समंदर, झील, बर्फ, धुंध, लंबा घुप अंधेरा, जैसा कि कई लोग कहते हैं 6 महीने दिन और 6 महीने रात। तो ऐसे मौसम में गाड़ी चलाने का मतलब आप समझ रहे हैं, इसीलिए दुर्घटनाएं होती थी। फिर सरकार ने एक योजना बनाई, इसमें कहा गया कि 30 साल बाद हम सड़क हादसे 0 कर दें। ये उन्होंने प्लान किया, उन्होंने टारगेट सेट किया। और वैसे ऐसी योजनाएं दुनिया भर में बनती रहती हैं, लेकिन नॉर्वे ने इस पर एक रोड मैप के साथ दृढ़ता से काम किया, एक प्लानिंग के साथ काम किया। पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस के नियम ही सख्त कर दिए गए, थ्योरी परीक्षा और मुश्किल की गई, प्रैक्टिकल परीक्षा के पहले 8 अन्य कोर्स अनिवार्य कर दिए गए, जिसमें अंधेरे में गाड़ी चलाना, फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी चलाना, अचानक आ जाने वाले बैरियर से कैसे निगोशिएट करना है, ये इसकी परीक्षा, लोग, व्यक्तियों और पशुओं के पुतलों के बीच कैसे गाड़ी चलाना होगा, कैसे चलाएंगे आप, लंबी दूरी में नक्शा देखकर कैसे गाड़ी चलाएंगे आप, ये तमाम चीजों की ट्रेनिंग उसमें शामिल की गई। और ये प्रक्रिया इतनी लंबी है कि स्कूल के बच्चे 16 वर्ष की उम्र में शुरुआत करते हैं और 2 साल बाकायदा पढ़ाई करके 18 वर्ष की उम्र में तब जाकर उनको लाइसेंस मिलता है, और वो भी किसी डिग्री की तरह। लेकिन ये डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि ये सवाल जिंदगी और मौत का होता है। इसके अलावा नॉर्वे ने सड़कों पर गति सीमा सीधे 20% कम कर दी। कभी कभी तो ये अजीब लगता है कि दूर दूर तक खाली सड़क, सपाट शानदार सड़क, और आप 60 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं।
लेकिन हाईवे पर जगह जगह सेंसर लगाए गए और पकड़े गए तो मोटा फाइन लगाया गया। इसके साथ ही सड़कों पर मार्किंग बढ़ाई गई, मोड़ पर बड़े बड़े शीशे लगाए गए जिससे दूसरी तरफ से आ रही गाड़ियां, ट्रैफिक दिख जाए। इसके साथ ही हर तीसरे महीने में एक मीटिंग रखी गई जिसमें कि इस बात की पूरी समीक्षा की गई कि कितने हादसे हुए, वजह क्या रही, वगैरह वगैरह। इन सब का नतीजा यह हुआ कि हादसों की संख्या पहले आधी हुई, फिर चौथाई हुई और नॉर्वे में पिछले साल सिर्फ 90 लोगों की मौत हुई हादसों की वजह से, सड़क हादसों की वजह से, सिर्फ 90 लोग। अब सरकार ने हादसों में 0 मौत का टारगेट रखा है, जबकि हमारे यहां हर साल करीब 1.25 लाख लोग सड़क हादसों में जान गंवा रहे हैं। सवाल यह है कि हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हम इन देशों से सबक ले सकते? जरूरत कानून मानने की है, नियम से चलने की है और लाइसेंस देने में और सख्ती दिखाने की, वरना देश के सड़कों पर लापरवाही जानलेवा साबित होती रहेगी। और दिल्ली ही नहीं, देश के हर इलाके से ऐसी ही तस्वीरें आती रहेगी। नवजोत सिंह जैसे लोग मारे जाते रहेंगे, जान गंवाते रहेंगे और अफसोस जताकर हम सिर्फ खाना पूर्ति करते रहेंगे। तो क्लियर कट में अब वक्त है अगली स्टोरी का और आपको यह बताने का कि कतर पर इजरायली हमले के खिलाफ कहां जुट रहे हैं 50 इस्लामिक देशों के नेता और इजरायल ने अकेले ही कैसे इनसे निपटने की एक बड़ी प्लानिंग कर रखी। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर गाजा का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज कर देने का प्लान बना लिया है? और इजरायल को रोकने के लिए 50 अरब और इस्लामिक देश कहां बैठक कर रहे हैं? और आखिर क्यों ट्रंप के मंत्री के इजरायल पहुंचते ही इजरायल ने गाजा पर हमलों की स्पीड बढ़ा दी है? ये सारी खबरें आपको मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पिछले 24 घंटे में गाजा से सामने आई तस्वीरें जरा उस पर एक नजर डालिए, जो बता रही है कि इजरायल कैसे अभी भी इंतकाम की आग में धधक रहा है। तो इजरायल ने गाजा सिटी की बची खुची ऊंची इमारतों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इन्हीं में शामिल है अल कौथर टावर। ये जो ऊंची इमारत जिसकी तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं, ये इमारत कैसे ध्वस्त की गई उसकी तस्वीरें जरा देखिए। ये इजरायल के एक मिसाइल अटैक में कैसे मलबे के ढेर में तब्दील हो गई है इमारत, इस वीडियो को जरा देखिए। इजरायल ने दावा किया था कि इस रिहायशी इमारत का इस्तेमाल हमास के आतंकी कर रहे थे और इसीलिए उसको निशाना बनाया गया। इसी इमारत में हमास के आतंकियों ने इजरायली सैनिकों पर नजर रखने के लिए निगरानी सेंटर बना रखा था। इमारत में जासूसी उपकरण और निगरानी चौकियां थी, इसीलिए उन्होंने इजरायली सैनिकों ने इसको निशाना बनाया और इस सब का मकसद इजरायली सैनिकों के खिलाफ पुख्ता योजना बनाकर उन पर हमला करना था, इसीलिए इजरायल ने इसे ध्वस्त कर दिया। दरअसल इजरायल लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि गाजा शहर में हमास अपनी गतिविधियों के लिए आम लोगों और उनकी इमारतों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और अल कौथर टावर ऐसे ही इमारतों में से। इजरायल ने इस हमले से पहले बाकायदा चेतावनी दी थी। इजरायल नहीं चाहता था कि किसी आम नागरिक को इस हमले में नुकसान पहुंचे, इसीलिए इस हमले को अंजाम देने के लिए इजरायल ने सटीक निशाना साधने वाले हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो अगर अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हमास के हमले में 1219 लोग मारे गए थे, जिनमें से अधिकतर आम नागरिक थे, तो इसके जवाब में गाजा में इजरायल के जवाबी अभियान में कम से कम 64,871 लोग मारे जा चुके हैं और यह सिलसिला अभी भी थमता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। हमास ने अक्टूबर 2023 में हमले के बाद 251 इजरायलियों को बंधक बना लिया था और इजरायल का दावा है कि उनमें से कम 22 इजरायलियों को हमास ने आज भी गाजा में बंधक बनाया हुआ है। इजरायल का दावा है कि गाजा में उसका यह अभियान उसके वजूद की लड़ाई है और इजरायल के जवाबी हमले में करीब 3 लाख लोगों को गाजा सिटी छोड़कर दूसरे इलाकों में शरण लेनी पड़ी है और अभी भी गाजा छोड़ने वालों का कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन इजरायल रुकने को तैयार नहीं। इजरायल ने ठाना है कि जब तक हमास के एक एक आतंकी को जहन्नुम नहीं पहुंचा देगा, तब तक वो रुकेगा नहीं।
चाहे हमास के आतंकी गाजा छोड़कर किसी भी देश में जाकर छिप जाए, और जहां भी वो छिपेंगे उसी देश में घुसकर इजरायल हमास के आतंकियों को मारेगा। और इसी मिशन के तहत हाल ही में इजरायल ने कतर में बैठे हमास के आतंकियों को भी निशाना बनाया था। 9 सितंबर को कतर पर हुए इजरायली हमले में हमास के 5 मेंबर और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारा गया था। यह हमला उस समय हुआ जब हमास की एक टीम गाजा में 2 साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका के प्रस्ताव पर बात करने दोहा पहुंची थी, लेकिन इजरायल ने उन्हें यहीं मार गिराया। कतर की जमीन पर इजरायली गोले गिरे तो समूचा अरब और इस्लामिक देश एक तरीके से हैरान रह गए, और एक तरीके से देखा जाए तो इस पूरे इलाके में खलबली मच गई। इजरायली हमले ने एक तरीके से अरब और इस्लामिक देशों को एकजुट होने का एक मौका दे दिया। इजरायली हमले का जवाब देने के लिए कतर ने राजधानी दोहा में अरब और इस्लामी देशों के 50 से ज्यादा नेताओं की एक आपात बैठक बुलाई, और कतर की मेजबानी में आज हो रही इस बैठक में सऊदी अरब, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की ऐसे तमाम मुस्लिम देश शामिल हुए। 50 से ज्यादा देशों के नेताओं की मौजूदगी के चलते इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। अरब इस्लामिक इमरजेंसी समिट से पहले रविवार को दोहा में मुस्लिम देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तानी डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि इजरायल को संयुक्त राष्ट्र से निकाला जाए और उसके खिलाफ इस्लामी देशों की एक टास्क फोर्स बनाई जाए। पाकिस्तान ने सभी इस्लामिक देशों को नेटो जैसा एक ज्वाइंट फोर्स बनाने का भी सुझाव दिया। साफ तौर पर इजरायली हमले के बहाने पाकिस्तान इस्लामिक देशों को भड़काकर अपनी सुरक्षा की गारंटी भी सेट करना चाहता है। इसी बैठक में पाकिस्तान ने अपना परमाणु राग भी अलापा। डार ने कहा कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय यानी कि उम्मा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। दूसरी तरफ इजरायल के राजदूत डैनी डैनन ने यूएन में साफ साफ कहा कि कतर में जिन्हें इजरायल ने मारा वो डिप्लोमेट नहीं, वो आतंकी थे। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के मास्टरमाइंड थे। साफ है कि कतर में 50 अरब और इस्लामिक देशों के जुटान से भी इजरायल किसी तरह के तनाव में नहीं है। इसी बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी इजरायल पहुंच चुके हैं। वैसे तो कतर पर इजरायली हमले की ट्रंप ने आलोचना की थी, लेकिन ट्रंप सरकार ने यह भी कहा था कि इजरायल को लेकर उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप ने बस मुंह से ही कतर का साथ दे दिया, क्योंकि कतर ने हाल ही में ट्रंप को $40 करोड़ की एक लग्जरी जेट जो है हवाई जहाज गिफ्ट किया था। लेकिन अब जैसे इस्लामिक देश कतर पर हमले को लेकर जिस तरीके से एकजुट हो रहे हैं, मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद बढ़ने की बजाय लगातार कम होती दिखाई दे रही है। तो क्लियर कट में वक्त है अगली स्टोरी का, और आपको यह बताने का कि क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को पीछे छोड़कर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही अमरत्व का फॉर्मूला हासिल कर लेंगे। तो इसी महीने 3 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति के बीच की एक सनसनीखेज बातचीत वायरल हो गई थी, जिसमें पुतिन जिनपिंग से कह रहे थे कि इंसानी शरीर में अंगों को बार बार ट्रांसप्लांट करके बुढ़ापे को टाला जा सकता है और 150 साल की उम्र तक आराम से जिंदा रहा जा सकता है। गलती से लीक हो गई उस बातचीत को मीडिया से भी तुरंत डिलीट करवा दिया गया था, लेकिन उस बातचीत ने पुतिन के सबसे सीक्रेट प्रोजेक्ट का राज खोल दिया। द डेथलेस प्रोजेक्ट, यानी वो प्रोजेक्ट जिसका लक्ष्य इंसानों के लिए अमरता हासिल करना है, एंटी एजिंग यानी कि शरीर में उम्र बढ़ने से होने वाले बदलावों को रोकना और उसके जरिए इंसानी उम्र को हैरान करने वाले लेवल तक बढ़ा देना है। वो ये प्रोजेक्ट जो है वो असल में उसका मकसद ये है। और इस प्रोजेक्ट को अगर आप कपोल कल्पना या हवाई मान रहे हैं तो आपके चौंकने का वक्त है। पुतिन के इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर बहुत तेजी से काम हो रहा है और पुतिन ने जिनपिंग से बातचीत में जो कहा था उसे अगले 5 साल में हकीकत बनने की पूरी तैयारी चल रही है। ये सब सुनकर आप ऐसी दवाओं के बारे में सोचने लगेंगे जिसे खाकर इंसान अपनी उम्र पर काबू पा सकता है।
लेकिन पुतिन का प्रोजेक्ट असल में उससे भी आगे का है। जिस तरह आज हम गाड़ियों के पार्ट पुर्जे बदलते हैं, पुराना हटाकर नया लगा देते हैं और गाड़ी फिर से फर्राटा भरने लग जाती है, मामला वही है, उसी तरीके का है। इंसानी शरीर के जितने महत्वपूर्ण अंग हैं, हार्ट, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, स्किन, लंग्स, जो भी सोचिए, उसे फटाफट बदल देने की टेक्नोलॉजी पर जोरदार तरीके से काम चल रहा है रूस में। बात इंसानी अंगों की 3D प्रिंटिंग तक पहुंच चुकी है। जी हां, 3D प्रिंटिंग तकनीक, जिसमें लेयर बाय लेयर प्रिंट करके किसी भी चीज को बनाया जाता है। और आप तो जानते ही होंगे कि छोटे मोटे सामानों से लेकर बड़े बड़े घरों को भी आजकल 3D प्रिंटिंग के जरिए तैयार किया जा रहा है। साल 2030 तक वैसे ही मेडिकल लैब में इंसानों के अंगों की 3D प्रिंटिंग शुरू करने का पूरा प्लान है। इंसानी अंगों की 3D प्रिंटिंग एक खास तरह के बायो प्रिंटर मशीन से की जाएगी। और जिस तरीके से आम प्रिंटिंग मशीन में इंक और दूसरे सामान का इस्तेमाल होता है, स्याही डालते हैं और उधर से प्रिंट आउट निकल आता है, वैसे ही बायो प्रिंटिंग मशीन में बायो इंक इस्तेमाल होगा और बायो मार्कर इस्तेमाल होगा। और ये बायो इंक और बायो मार्कर मिलके इंसानी अंग बनाएंगे। ये बायो इंक एक खास तरह के बायो मटेरियल से बनाया जाएगा और इसमें इंसानों के स्टेम सेल और टिश्यू को मिला करके इसको इस तरीके से तैयार किया जाएगा कि ये आपके शरीर में किसी भी अंग को तुरंत प्रिंट कर सकेगा। और फिर उसे 3D बायो प्रिंटिंग मशीन में जो तय प्रोसेस है उसके जरिए उसमें डाला जाएगा और उसको जो इंसानी अंग है वो तैयार कर लिया जाएगा। तो शरीर के जिस भी अंग को बदलना है या बनाना है, सीटी स्कैन के जरिए उसकी पूरी नाप जोख कर ली जाएगी, उसका पूरा एक तरीके से ब्लूप्रिंट निकल आएगा और फिर उसको बायो प्रिंटर मशीन के प्रोग्राम में सेट कर दिया जाएगा और फिर मन मुताबिक इंसानी अंग तैयार कर लिया जाएगा। तो जिस भी शरीर में नया अंग लगाना होगा तो सबसे पहले उसके स्टेम सेल और टिश्यू को इस्तेमाल किया जाएगा और उसके जरिए इस बायो इंक और बायो मार्कर को डेवलप किया जाएगा ताकि जो अंग तैयार हो वो जब शरीर में लगाया जाए तो शरीर की तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं हो, शरीर उसको आसानी से स्वीकार कर ले। तो अभी तक तो आपने डिजाइनर बेबी वाली टेक्नोलॉजी के बारे में सुना होगा, यानी कि बच्चा दिखने में कैसा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसके डीएनए में बदलाव करके सब कुछ सेट कर देने की पूरी प्लानिंग, जिसको डिजाइनर बेबी कहा जा रहा है, सब कुछ उसके जन्म से पहले तय कर लेने का पूरा प्लान। लेकिन अब बात डिजाइनर बेबी से आगे बढ़ चुकी है, अब डिजाइनर ऑर्गन तक पहुंच चुकी है। यानी आपको जिस अंग की जरूरत है उसे अपने हिसाब से मेडिकल लैब में डिजाइन करवाइए और फिर बायो प्रिंटिंग मशीन से उसको प्रिंट करवाइए और शरीर में फिट करवाते रहिए, जरूरत के मुताबिक उसे बदलते रहिए, जवान बने रहिए। यह है पुतिन का डेथलेस प्लान। यही वो प्लान है जिसे वो जिनपिंग के साथ जिसे शेयर कर रहे थे और जो गलती से लीक हो गई। तो रूस में इसके लिए कोई एक दो नहीं, 43 बायोमेडिकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं एक साथ। आपको लग रहा होगा कि ये कोई हल्का फुल्का प्रोजेक्ट है, तो ऐसा नहीं है। कुल 43 बायोमेडिकल प्रोजेक्ट चल रहे हैं और इन सभी प्रोजेक्ट को RSF यानी कि रशियन साइंस फाउंडेशन से फंडिंग की जा रही है। और इसकी शुरुआत 2016 में हो गई थी और 2021 तक 7 प्रोजेक्ट को फंडिंग कर दी गई। पुतिन के निर्देश पर 2021 से 25 के बीच ऐसे प्रोजेक्ट की संख्या और बढ़ा दी गई और उसको 43 कर दिया गया। साल 2025 तक के लिए इसकी फंडिंग का कुल बजट $1.8 बिलियन रखा गया है और 2030 तक यानी कि अगले 5 साल में यह बढ़कर $3 बिलियन हो जाएगा। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि पुतिन के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है और इसके लिए कितना पैसा खर्चा किया जा रहा है और प्रोजेक्ट कितना सीक्रेट है, उसके बारे में भी जरा एक बार जान लीजिए। तो इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की निगरानी पुतिन के 2 बेहद करीबी लोगों के जिम्मे है। पहला तो पुतिन की बेटी है मारिया वोरोंतोसोवा, जो कि जेनेटिक टेक्नोलॉजी प्रोग्राम और प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रही है। मारिया खुद भी एक डॉक्टर है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं। और दूसरे जो शख्स हैं जिनके अंडर में पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो है मिखाइल कोवालचुक, खुश्चेव इंस्टीट्यूट के प्रमुख हैं
और पुतिन के बहुत करीबी दोस्त माने जाते हैं, क्लोज फ्रेंड हैं और चीफ लॉबिस्ट हैं। और इनकी देखरेख में पूरा एंटी एजिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो वैसे तो मिशन डेथलेस के जरिए पुतिन का इरादा अपनी उम्र और अपनी फिटनेस को बढ़ाना है ताकि रूस पर ज्यादा से ज्यादा समय तक शासन किया जाए। लेकिन इस प्रोजेक्ट को कॉमर्शियल करने का भी उनका एक बड़ा प्लान है। इस प्रोजेक्ट के टारगेट पर दुनिया भर के करीब 2.25 लाख खरबपति लोग हैं जो पुतिन की तरह इस प्रोजेक्ट के जरिए अपनी उम्र और फिटनेस बढ़ाने की चाहत रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पुतिन के मिशन डेथलेस के कॉमर्शियल प्लान में चीन भी एक बड़ा मौका देख रहा है। चीन भी इंसानी अंगों की 3D प्रिंटिंग के प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी से काम कर रहा है और यह उसने नेशनल प्लान का हिस्सा बना रखा है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट के लिए साल 2025 तक का जो बजट है वो $2 बिलियन कर दिया था। यानी कि पुतिन के प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा फंडिंग चीन में हो रही। यानी देखा जाए तो अमरता वाले मिशन में जिनपिंग ने पुतिन को टक्कर देने की पूरी तैयारी कर ली है और ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि पुतिन के मिशन डेथलेस को दुनिया कितनी गंभीरता से ले रही है और आने वाले सालों में ये कितना बड़ा मार्केट बनकर, या यूं कहें कि ये कितने बड़े बाजार को कैटर करेगा, ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो इसी बीच रेलवे रिजर्वेशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आम लोगों से जुड़ी हुई, आम लोगों की सुविधा से जुड़ी हुई एक खबर है कि अब टिकट बुकिंग के शुरुआती 15 मिनट सिर्फ आधार यूजर्स वाले जो लोग हैं वही इस टिकट बुक कर पाएंगे और 15 मिनट तक एक तरीके से सामान्य कोटे की बुकिंग से पहले 15 मिनट में केवल आधार से जुड़े जो IRCTC के यूजर्स हैं वही टिकट बुक करा पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस दौरान जो है वो दलाल जो हैं, या यूं कहें कि जो एजेंट हैं, वो टिकट नहीं करा पाएंगे क्योंकि जो बल्क में जो टिकट बुक करा लेने की वजह से आम लोगों को रेलवे का टिकट नहीं मिल पाता था, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो रेलवे एजेंट शुरुआती 15 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे और ये ऐसा सुनिश्चित करने के लिए इसको जो शुरुआती 15 मिनट है उसमें टिकट बुकिंग उन्हीं यूजर आईडीज के जरिए हो पाएगा जो कि आधार कार्ड से जुड़े होंगे। यानी कि जिसके जरिए सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि जो यूजर है यानी कि आम आदमी है वो खुद इसकी बुकिंग कर रहा है, कोई एजेंट नहीं। 1 अक्टूबर 2025 से नियम लागू होगा और PRS काउंटर से बुकिंग के समय में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 अक्टूबर 2025 से सामान्य आरक्षण खुलते ही 15 मिनट तक केवल वही यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकेंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर आप IRCTC वेबसाइट के जरिए या ऐप के जरिए टिकट बुकिंग करते हैं और अभी तक आपने अपना आधार कार्ड उससे लिंक नहीं कराया है तो आप फटाफट करा लीजिए, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि 1 अक्टूबर के बाद आप जब रश आवर में शुरुआती समय में अगर आप टिकट बुक करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं बुक कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर आधार का लिंक होना आपके अकाउंट से जरूरी है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी ये जानकारी में ये जो बताया गया है कि ये कदम उन एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए उठाया गया है जो टिकटों की जमाखोरी करके यात्रियों को परेशान करते हैं, बाद में उसकी कालाबाजारी करते हैं और बहुत महंगे दाम पर जो टिकट हैं वो बाद में बेचते हैं। तो टिकट केवल IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ही बुक किए जा सकेंगे और वो भी आधार प्रमाणीकरण के बाद। रेलवे एजेंट पहले 15 मिनट तक कोई टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। देखा जाए तो अब जो है त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है, त्योहारों के दिन करीब आ रहे हैं और इस समय देश के अलग अलग इलाकों में जाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग टिकट बुक कराते हैं और खास करके पूर्वोत्तर के इलाके में जाने के लिए तो बड़ी संख्या में लोग ट्रेनों पर निर्भर हैं और ऐसे में सरकार का ये फैसला एक बहुत बड़ी राहत के रूप में उनके सामने आया है। तो क्लियर कट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।